हम लोगों ने पिछले क्लास में यह जाना कि नाट्य क्या है, नृत्य क्या है और दोनों के समावेश से नृत्य जो बनता है उसका क्या कार्य होता है। परफेक्ट आ रही है, थैंक यू, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन अभिषेक जी। आप लोग हमको बताइए कि नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य के कितने भेद बताए या कितने प्रकार बताए थे भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य के कितने प्रकार बताए गए। बहुत अच्छे 4 प्रकार बताए। पिछले क्लास में मैं बताया था कि 2 मुख्य भाव होते हैं। आपके जो नृत्य होता है, नृत्य के 2 मुख्य भाव होते हैं। उन 2 मुख्य भावों के विषय में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। एक तांडव भाव था और एक लास्य भाव था। नृत्य के 2 स्वरूप हमारे सामने आए कालांतर से लेकर के आज तक। जिस तरह से संगीत के 2 प्रारूप माने गए, एक मार्गी संगीत माना गया और एक देसी संगीत माना गया, उसी तरह से जो नृत्य था उसके भी 2 स्वरूप हमारे सामने आए, एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में और एक लोक नृत्य विधा के रूप में। लोक नृत्य विधा जो रही वह स्थान, देश, प्रदेश, जिस जगह पे वो डेवलप हुई वहां की सभ्यता को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ी। और जो शास्त्रीय नृत्य शैली रही उसकी एक श्रेणी बनी जिसमें शास्त्रीय नियम बनाए गए। उन शास्त्रीय नियमों के साथ ही उनका चलना नितांत आवश्यक हुआ। इस प्रकार की सबसे पहली कौन कौन सी मुख्य शास्त्रीय श्रेणियां हैं उनको जान लेते हैं और उनका संबंध कहां से है उनको जान लेते हैं। चलिए उसकी एक लिस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुख्य शास्त्रीय नृत्य और उनके भाव, वह किस भाव से किया जाता है या फिर उसका मुख्य भाव क्या होता है उस चीज को जानने का प्रयास करते हैं। पहला लिखते हैं भरत नाट्यम। भरतनाट्यम जो शैली है उसका संबंध है तमिल से और इसका जो मुख्य भाव है वह है लास्य। इसका मुख्य भाव लास्य है। जो दूसरा नंबर है उसका नंबर आता है कथकली। कथकली, कथकली का संबंध आपके केरल से है, केरल से है। इसका मूल भाव आता है तांडव। तीसरी जो विधा है उसका नाम है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, इसका भी संबंध आपके केरल से है और इसका जो मुख्य भाव है वह माना गया है लास्य। लास्य। अगला जो चौथा बिंदु है उसमें आता है आपका मणिपुरी। मणिपुरी, इसका संबंध मणिपुर से है और इसका भाव भी लास्य माना गया। पांचवा बिंदु पे जो चीज आता है उसका नाम है ओडिसी। ओडिसी, इसका जो संबंध है वह आपके उड़िया से है। वर्तमान समय में उड़ीसा समझ लीजिए। इसका भाव भी लास्य है। जो छठी शैली उभर के हमारे सामने आती है उस शैली का नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। आंध्र
और कुचिपुड़ी का भी जो भाव माना गया वह क्या माना गया है, लास्य माना गया है। उसके बाद आता है आपका 7वां नंबर, कुचिपुड़ी के बाद एक नृत्य शैली जिसका नाम है सत्तारिया। सत्तारिया, सत्तारिया का संबंध है असम से और इसका भी भाव लास्य माना गया है। 8वां जो मुख्य बिंदु आता है वह है कथक। कथक, कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से माना जाता है और इसका मूल भाव है तांडव। एक नया लोक शास्त्रीय जो नृत्य शैली है छाऊ, जिसका नाम है, कहीं कहीं छऊ कहा जाता है, कहीं कहीं छाऊ कहा जाता है, उसका संबंध किससे, झारखंड से है। उसका मूल भाव है, रुकिए मैं छाऊ यहां लिख दे रहा हूं, नवा, इसको छाऊ या छऊ नाम से जानते हैं। इसका संबंध झारखंड से है और इसका स्थायी भाव क्या है, लास्य माना गया है। तो वर्तमान समय में यह 9 प्रकार के ऐसे स्वरूप हैं जो कि शास्त्रीय श्रेणी में आते हैं। कुछ किताबों में छाऊ का जिक्र नहीं मिलता, मात्र इन 8 के ही जिक्र मिलते हैं कथक तक के। ठीक है, दोनों चीजें आपको लिखा दी गई हैं, इसको आप तुरंत नोट आउट कर लें, हो जाए तो हमको बताएं। हो गया प्रतिम? ठीक है, मैं रुका हुआ हूं, पहले पूरा लिख लीजिए। भरतनाट्यम जिसका संबंध तमिल राज्य से है, लास्य इसका भाव है कथकली केरल तांडव भाव, मोहिनीअट्टम केरल लास्य भाव, मणिपुरी मणिपुर से संबंध है लास्य भाव, ओडिसी का उड़ीसा से संबंध है लास्य भाव, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंध है लास्य भाव, सत्तारिया असम से संबंधित है लास्य भाव, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है तांडव भाव, छऊ या छाऊ झारखंड से संबंधित है, इसका अस्थायी भाव लास्य है। ठीक है, रुक जाइए, बाकियों का भी हो जाने दीजिए। हो गया अभिषेक? इसके बाद जो हमने आपको बताया था तांडव और लास्य के प्रादुर्भाव को लेकर के, उसके विषय में थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि ओरली मैंने बताया था और जो लोग नोट नहीं किए होंगे उनके लिए हो सकता है कुछ दिन बाद वो चीज को भूल जाएं, तो उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसलिए हम लोग संभावनाओं को दरकिनार करते हुए उस चीज को नोट आउट कर लेते हैं और नोट आउट करने के बाद उस चीज को पक्का कर लेते हैं कि हाँ उसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसको बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे जहन में बना रहेगा। आप में से कोई बता सकता है कि तांडव शब्द सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया? संगीत के किस ग्रंथ में सबसे पहले तांडव शब्द प्रयोग किया गया और किसने किया? आप में से कोई हमको बताए। मैं एज ए लेक्चर पिछले क्लास में इस चीज को बताया था मंडे को, उसी से अंदाजा लग जाएगा कि कितना सीरियस आपने उसको लिया हुआ है। एनीवन आप में से कोई हमको बताए तांडव शब्द कौन से संगीत के ग्रंथ में सर्वप्रथम पाया गया और किसने उसकी चर्चा की? एनीवन?
रिप्लाई करिए। सर्वप्रथम तांडव किस ग्रंथ में आया और किसने उसकी चर्चा की? और कोई? रामायण संगीत का ग्रंथ है भैया। मैं संगीत का ग्रंथ पूछ रहा हूं ना। चलिए लिखिए। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे श्लोक हैं कि उन श्लोकों के बारे में भी हमारा बोर्ड हमसे पूछ लेता है। तो संगीत को लेकर के संगीत रत्नाकर के रचनाकार सारंग देव ने एक बात कही, उस चीज को हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद हम तांडव की ओर चलते हैं। ठीक है। त्रियम संगीत मुच्यते। गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों का समावेश संगीत है, यह बात कही थी रत्नाकर में पंडित सारंग देव ने। और रत्नाकर में ही सबसे पहले लास्य को लेकर के बातें कही गई। ठीक है। लास्य भाव को लेकर इस ग्रंथ में व्यापक चर्चा पाई जाती है। चूंकि लास्य और तांडव दोनों नृत्य के प्रधान भाव हैं, अतएव इनके निर्माण की स्थिति को हमारे संगीतज्ञों ने भली प्रकार समझाया। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम तांडव के विषय में व्यापक चर्चा की तथा तंडु
मुनि को तांडव का प्रथम अवलोकन करने वाला बताया। भरत के अनुसार तांडव की मुद्रा का ज्ञान, तांडव की मुद्रा का ज्ञान तंडु मुनि को भगवान शिव के माध्यम से हुआ, जिसमें चलिए इतने रहने दीजिए, ठीक है, इतना तांडव के लिए इतना लिख लीजिए। पहले भरत मुनि की नाट्यशास्त्र लिखे तो है, नाट्यशास्त्र बेटा, एक बार पढ़ते हैं इसको हम। चलिए, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रियम संगीत मुच्यते। रत्नाकर में यह बात कही गई, पंडित सारंग देव द्वारा यह बात कही गई। लास्य भाव को लेकर के इस ग्रंथ में व्यापक चर्चा पाई जाती है। रत्नाकर ग्रंथ में लास्य भाव को लेकर के व्यापक चर्चा पाई जाती है। चूंकि लास्य और तांडव दोनों नृत्य के प्रधान भाव हैं, अतएव इनके निर्माण की स्थिति को हमारे संगीतज्ञों ने भली प्रकार समझाया। अर्थात बस शब्द को ही उन्होंने नहीं लिखा, इन शब्दों का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, क्यों हुआ और इसका मुख्य अर्थ क्या है, इस चीज को हमारे ग्रंथकारों ने भली प्रकार से समझाया हमको। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम तांडव के विषय में व्यापक चर्चा की तथा तंडु मुनि को तांडव का प्रथम अवलोकन करने वाला बताया। क्योंकि तांडव मुनि इस नृत्य का निर्माण नहीं किए, तंडु मुनि ने भगवान शिव को एक क्रोधित मुद्रा में अपना अंग संचालन करते हुए देखा और वहां से उन्होंने उस चीज को, उस मुद्रा को उठाया और उसे एक नृत्य शैली में पिरोया। तो जब नृत्य शैली में उन्होंने पिरोया तो तुंडु के नाम के कारण उसका नाम तांडव रखा गया। ठीक है। भरत के अनुसार तांडव की मुद्रा का ज्ञान तुंडु मुनि को भगवान शिव के माध्यम से हुआ। मैं जो कहानी बता रहा हूं वही चीज छोटे शब्द में लिखने का प्रयास किया हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है इतने से कि नहीं? अब इससे 3-4 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि तुंडु मुनि का संबंध, तंडु मुनि का संबंध है लास्य से, है तांडव से, कथकली से, भरतनाट्यम से, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रियम संगीत मुच्यते किसने कहा? सारंग देव ने कहा। क्वेश्चन बन सकता है कि यह बात किस ग्रंथ से ली गई? संगीत रत्नाकर ग्रंथ से ली गई। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन यहां से क्या हो रहे हैं, निकल करके आ रहे हैं। जब हो जाए पूरा सभी लोगों तो हमको इन्फॉर्म कर दीजिए आप।